तो मित्रों, क्या आप भी अपने लिए एक प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, मगर आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करने का प्रोसीजर नहीं पता और आप कहीं न कहीं डरते हैं कि किसी तरीके का कोई फ्रॉड या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए प्रॉपर्टी की ट्रांज़ैक्शन को करते समय। तो दोस्तों, ये वीडियो रहने वाला है आपके लिए। इसमें मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें कवर करी हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि किस प्रकार आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करने से पहले क्या-क्या चीज़ें जानना आवश्यक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने देसी लोन एडवाइजर चैनल में। आज का वीडियो दोस्तों रहने वाला है बहुत ही खास, जो कि मैं बना रहा हूं कांदा घाट क्लब महिंद्रा रिसोर्ट हिमाचल प्रदेश से दोस्तों आपके लिए, सो दैट कि आपको कुछ अलग व्यू भी मिल पाए दोस्तों हमारे चैनल पे। इसीलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सो दैट कि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें दोस्तों। और आज का वीडियो दोस्तों मैं लाया हूं उन सभी होम बायर्स के लिए कि जो प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं पहली बार और जिनको आइडिया नहीं है दोस्तों कि क्या-क्या चीज़ें एज़ ए बायर उनको पहले इंश्योर करनी चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले दोस्त। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब वो प्रॉपर्टी परचेज कर चुके होते हैं तब उनको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सेलर का ऑलरेडी कहीं लोन चल रहा है, या जो प्रोजेक्ट में उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है उसका अभी सीसी नहीं आया है, ओसी नहीं आया है, या एग्रीमेंट टू सेल करते समय जो चीज़ें उनको पता होनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने एग्रीमेंट टू सेल में मेंशन नहीं की। इस प्रकार की कई सारी समस्याएं दोस्तों, जिनसे कि नए होम बायर्स को ना पता होने के कारण कहीं ना कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मित्रों, जो भी नए होम बायर्स हैं जब वो अपनी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो एग्रीमेंट टू सेल की जो वैल्यू है और जो रजिस्ट्री वैल्यू है उसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन होता है दोस्तों। तो ये मैं आपको क्लियर करता हूँ दोस्तों। जनरली जो प्रॉपर्टी ट्रेड होती है उसमें कुछ ना कुछ दोस्तों कैश पार्ट होता है। सपोज एक प्रॉपर्टी आपने खरीदी 1 करोड़ रुपए की और उसकी रजिस्ट्री होगी 80 लाख रुपए की। तो ऐसे में जो बेसिकली आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है वो 80 लाख पे करनी होती है, और आपको एग्रीमेंट जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में या अगर आप लोन ले रहे हैं बैंक में जो आप देंगे वो आपको 80 लाख रुपए वाला देना होता है दोस्तों। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो भी आपका जितने की रजिस्ट्री वैल्यू है सर्कल रेट के हिसाब से। अब सर्कल रेट में भी दोस्तों 2 चीज़ें हैं। सर्कल रेट में क्या होता है, सपोज सर्कल रेट है 60 लाख रुपए का और आपका जो सेल कंसिडरेशन है वो 80 लाख रुपए का है। तो ऐसे में जो रजिस्ट्री होगी दोस्तों वो 80 लाख रुपए की होगी, 60 लाख रुपए की नहीं होगी। विच एवर इज हाईएस्ट, दोनों में जो ज़्यादा होगा उतने की रजिस्ट्री होगी दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप एग्रीमेंट टू सेल करते हैं अपने सेलर के साथ तो ये चीज़ आप वहाँ डिस्कस कर लें कि रजिस्ट्री कितने की होगी, स्टैम्प ड्यूटी कितने की होगी, जो भी आपका सर्कल रेट है उसके हिसाब से दोस्तों। अगर आपको लोन लेना है तो लोन की चीज़ें भी शेयर कर लीजिए कि मेरे को होम लोन लेना है। जितने का भी लोन लेना है तो वो सब चीज़ें आप पहले ही मेंशन करके चलिए, सो दैट कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए साथ ही। तो दोस्तों, जब भी आप अपना एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं उस समय पे आपको ये चीज़ डिसाइड कर लेनी है अपने सेलर से डिस्कस करके कि जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है, सपोज़ आप मान लीजिए कि आपने एक 80 लाख की प्रॉपर्टी परचेज़ की है और आपको उस पे 50 लाख रुपए लोन लेना है। बट जो आपका सेलर है, उस सेलर का भी जो है उस पे 30 लाख रुपए का ऑलरेडी किसी बैंक से होम लोन चल रहा है दोस्तों। तो ऐसे में इस ट्रांज़ैक्शन को आप पूरा कैसे करेंगे, ये चीज़ आपको पहले डिस्कस कर लेनी है। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि जो आपका 50 लाख रुपए का लोन है, उस लोन से ही वो 30 लाख रुपए सेलर का पे हो जाए, या फिर जो सेलर है आपका वो ये कहता है कि जी नहीं, आप अपने लोन से ही पे करो या आप अपने ओन फंड से या अपने मार्जिन से पे करो जो मेरे लोन की लायबिलिटी है। तो ऐसे में दोस्तों ये चीज़ आपको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके 50 लाख रुपए के लोन से सेलर का भी लोन बंद हो जाए, या जनरली क्या होता है सेम बैंक में ही आपका लोन है सेलर का भी, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपके सेलर का लोन है और आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं 50 लाख रुपए, और ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि जो मेरे 50 लाख का लोन है उससे 30 लाख का जो लोन है वो रीपे हो जाए। तो उसके लिए आपको करना होगा दोस्तों कि जो आपका एग्रीमेंट टू सेल है उसमें चीज़ मेंशन करनी होगी कि दिस प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जिस भी बैंक से है, और उसका टोटल अप्रोक्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 30 लाख है या 29 लाख है या 29.5 लाख रुपए है, वो मेंशन करना है। और उसमें ये भी लिखना है कि जो बायर का लोन है उसके लोन से सेलर का भी जो लोन है वो रीपे कर दिया जाए दोस्तों, सो दैट कि आपको क्लैरिटी रहेगी ट्रांजैक्शन में कि आपका जो बेसिकली जो सेलर का लोन है और जो आपका लोन है वो किस तरीके से डील होगा दोस्तों। अगर आप इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको बोला जाता है सेलर बीटी, मतलब जो सेलर का लोन है वो भी बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों। अगर आपका सेलर का लोन दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही है तो भी गारंटर की रिक्वायरमेंट होती है। आपका जो सेलर है उसको एंट्रीम गारंटर बनना होता है दोस्तों। एंट्रीम गारंटर थोड़े समय के लिए होता है, जब तक की जो रजिस्ट्री है, जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं आपके नाम पे नहीं हो जाती तब तक के लिए बैंक उनको एंट्रीम गारंटर बनाता है दोस्तों। मैनुअली दोस्तों आपको गारंटर बनाया जाता है आपके सेलर को। तो ये चीज़ आप सेलर से जरूर डिस्कस कर लें, सो दैट सेलर को कोई आपत्ति ना हो आपके लोन में गारंटर बनने में, और सेलर को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेलर की जो लायबिलिटी है वो आपके लोन से बंद हो रही है। और बैंक इसलिए ऐसा करता है कि इन बिटवीन दी
ट्रांजेक्शन अगर सेलर और बायर में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो जाता है दोस्तों, तो ऐसे में क्या होगा कि जो बैंक है और जो बायर है वो दोनों बीच में खड़े रहेंगे, क्योंकि सेलर का तो लोन पे हो गया, अब सेलर की लाइबिलिटी भी खत्म हो गई, बट डील जो है वो मैच्योर नहीं हुई। तो वो सेलर को उतने समय के लिए बाउंड करने के लिए होता है जब तक कि वो रजिस्ट्री आपके नाम ना कर दे। जैसी रजिस्ट्री हो जाएगी तो सेलर को एक लेटर देना होता है कि मैं इनके लोन में इंटरिम गारंटर था और मैंने जो है रजिस्ट्री जमा करा दी है बैंक के अंदर, तो ऐसे में उनकी गारंटी रिलीज कर दी जाएगी दोस्तों। गारंटी रिलीज का आपको लेटर भी मिलता है साथ ही। और दोस्तों जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, खासतौर पर रीसेल में परचेज कर रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर हैं दोस्तों, वो एक बार ये चीज़ आप बात कर लीजिए अपने सेलर से कि कहीं वो डॉक्यूमेंट उन्होंने लेमिनेशन तो नहीं कराया हुआ दोस्तों, क्योंकि जनरली जो पुराने काफ़ी जो लोग हुआ करते थे वो कागज़ को सिक्योर करने के लिए और उसको बेहतर तरीके से रखने के लिए वो उसको लेमिनेशन करा लेते थे दोस्तों। लेकिन लेमिनेशन करे हुए डॉक्यूमेंट पे कोई भी बैंक लोन नहीं देता है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं देता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, अपने सेलर से डिस्कस कर लें। अगर मान लीजिए उनका डॉक्यूमेंट लेमिनेटेड है दोस्तों, तो ऐसे में उनको डी लेमिनेट कराना होगा साथियों, तभी आपका जो लोन है वो सैंक्शन होगा। क्योंकि बैंक क्या करता है, ओरिजिनल पेपर देखता है और लेमिनेशन के अंदर दोस्तों ये नहीं पता होता कि वो ओरिजिनल है या उसकी कलर कॉपी को लेमिनेट कराया गया दोस्तों। और दोस्तों बैंक ये इंश्योर करना चाहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेलर ने मान लीजिए जो ओरिजिनल पेपर है उसकी जेरोक्स कराई कलर कॉपी और फोटो स्टेट को ही लेमिनेट करा दिया और ओरिजिनल पेपर कहीं मॉर्गेज है। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है दोस्तों, ओरिजिनल पेपर कहीं और मॉर्गेज हुए, तो जो भी वो लेंडर होगा वो लेंडर आपकी प्रॉपर्टी पर दावा रख सकता है कि इस पर हमने लोन दिया दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर देखने जरूरी होते हैं। और मेरी सेलर्स से भी रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर्टी तो आप बेच ही रहे हैं, तो जो भी पेपर्स हैं वो तो सारे अब आप बायर को देंगे ही देंगे, तो डीलेमिनेट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप भी कॉपरेट करें और समझें, तो बायर और सेलर के दोनों के कोऑर्डिनेशन से कोई भी डील जो है मैच्योर होती है दोस्तों। और साथियों अब हम जानेंगे कि जब भी आप एग्रीमेंट टू सेल साइन करते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो आपका मार्जिन जो है वो मार्जिन क्या होता है और मार्जिन किस प्रकार आपको इंश्योर करना होता है, किस प्रकार कैलकुलेट करना होता है दोस्तों। सपोज मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप दोस्तों मान लीजिए परचेज करते हैं 1 करोड़ रुपए की, और आपको उसमें लोन की जरूरत है 75 लाख रुपए दोस्तों। तो ऐसे में जो आपका मार्जिन होगा वो 25 लाख रुपए होगा दोस्तों। तो एक तो ये 25 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए जो आपका मार्जिन बनता है दोस्तों। इसके अलावा जो आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेज आप मान के चलिए लगभग 7 से 8% होते हैं। डिपेंड करता है प्रॉपर्टी आप दिल्ली में खरीद रहे हैं या नोएडा में खरीद रहे हैं या कहाँ पे खरीद रहे हैं। तो ये आप एक बार पता कर लीजिए जहाँ भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं कि वहाँ रजिस्ट्री की जो कॉस्ट है कितने परसेंट अभी चल रही है। तो दोस्तों मोटा मोटा आपका 8% हो गया रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो आपका 1 करोड़ रुपये अगर लगेगा लगभग आपका 8 लाख रुपए हो गया रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और 25 लाख रुपए हो गया आपका मार्जिन। तो 25 और 8 दोस्तों ये होगा 33 लाख रुपीस, इतना आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो आपका ब्रोकरेज है वो भी आपको एक बार कैलकुलेट करके रखना है। जो भी आपका डील होती है 1% या 1.5% जो भी आपका बनता है वो कॉस्ट ऐड होगा। इसके अलावा आपको अपने घर में दोस्तों अगर कोई मान लीजिए इंटीरियर करवाना है, कोई फर्निशिंग का वर्क करवाना है, तो वो कॉस्ट भी आप ऐड करके चले दोस्तों। हालांकि दोस्तों जो रिपेयर रेनोवेशन और फर्निशिंग है उसके लिए आपको होम लोन में ही मिल जाता है ऐड ऑन करके। उसके लिए एक एस्टीमेट आपको देना होता है बैंक को, जितने का भी काम आप अपने घर में कराना चाहते हैं दोस्तों। बट अगर मान लीजिए कि अगर आप खुद से वो पे करना चाहते हैं, सेल्फ फंडिंग से आप चाहते हैं कि मैं खुद से बनवाऊंगा, तो वो जो उसके अंदर लगने वाली कॉस्ट है दोस्तों उसको भी ऐड ऑन कर लें। उतना पैसा आपके पास दोस्तों होना चाहिए किसी भी डील के अंदर आपको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों। साथियों जो लोन का परसेंटेज है वो कुछ इस प्रकार होता है। यदि कोई प्रॉपर्टी आप 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर की परचेज करते हैं तो 75% आपको लोन अमाउंट मिलता है दोस्तों आपकी रजिस्ट्री वैल्यू पे, जितने की आपकी डील है दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए आप 75 लाख रुपए की खरीद रहे हैं या 80 लाख रुपए की खरीद रहे हैं, तो 80% तक का लोन मिलता है, जिसमें कि लोन अमाउंट दोस्तों जो है वो 75 लाख रुपए तक होना चाहिए। सपोज कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं 80 लाख रुपए की, तो उसका 80% जो होगा दोस्तों वो 64 लाख रुपए होगा। तो उस केस में आपको 64 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है दोस्तों। या फिर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं 90 लाख रुपए की, और 90 लाख रुपए का अगर हम निकालते हैं 80% दोस्तों, तो वो लगभग आपका 72 लाख रुपए होता है। तो 72 लाख आपको मिल सकता है, और मैक्सिमम ये 75 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है दोस्तों। अगर आपका लोन अमाउंट जो है 75 लाख के अंदर है तो 80% तक आपको लोन मिल सकता है दोस्तों। और दोस्तों अगर कोई प्रॉपर्टी आप 33-34 लाख रुपए की परचेस करते हैं, तो उस केस में अप टू 90% तक आपको लोन मिल जाता है, और जो लोन की लिमिट होगी मैक्सिमम 30 लाख रुपए होगी दोस्तों। ऐसे में साथियों मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं 33,33,000 रुपए की, तो उस पर आपको पूरा 90% 30 लाख आपको अप्रोक्स लोन मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोन का परसेंटेज कैसे वेरी करता है, डिपेंड ऑन योर परचेसिंग कॉस्ट, और आपका मार्जिन क्या होता है दोस्तों। तो ये मार्जिन आपको इंश्योर करना होता है। और जब भी आप अपना होम लोन अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो होम लोन जब आपका डिसबर्स होता है उस वक्त भी आपसे जो आपसे बैंकर हैं वो मार्जिन का आपसे स्टेटमेंट मांगते हैं।
स्टेटमेंट मतलब कि सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपने लोन लिया 75 लाख रुपए, तो आपसे वो 25 लाख रुपए का जो सेलर को आपने पेमेंट दिया है, अगर दे चुके हैं तो, अगर नहीं दिया है तो वो पैसा कहीं न कहीं आपने किसी न किसी अकाउंट में पार्क किया होगा। उस केस में आपको उसका स्टेटमेंट देना होगा, बट जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन तक वो पैसा उसको पे हो जाना चाहिए आपके सेलर को दोस्तों। तो ये बैंक को इंश्योर करना होता है और आपको भी इंश्योर करना चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करने से पहले साथ ही। और दोस्तों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपके सेलर जो हैं वो इंडियन रेज़िडेंट्स हैं, तो अप टू 50 लाख रुपीज़ तक जो टीडीएस है वो आपका नील है दोस्तों। और 50 लाख से ऊपर की अगर आपकी रजिस्ट्री वैल्यू है दोस्तों, तो ऐसे में 1% आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है अपने सेलर का। अब जो ये 1% टीडीएस दोस्तों जो आप मान लीजिए सेलर के पैन में जमा करते हैं एडवांस टीडीएस, वो बेसिकली आपको टोटल सेल कंसिडरेशन में से कम करके जमा करना होता है दोस्तों। सपोज़ आपका 80 लाख रुपए का आपका रजिस्ट्री वैल्यू है, तो ऐसे में क्या है कि 80,000 रुपए आपको टीडीएस काटना होगा दोस्तों, और जो उनको पेमेंट करनी होगी वो 80 लाख रुपए में 80,000 रुपए कम करनी होगी दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। सेलर अगर दोस्तों एक है तो एक बार कटेगा आपका टीडीएस, अगर दो हैं तो इक्वली डिवाइड होकर कटेगा 40-40 हज़ार रुपए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जितने सेलर हैं, एक हैं, दो हैं या तीन हैं, तो टीडीएस उसी रेशो में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, और जो पेमेंट्स भी है आपको वो उसी रेशो में देनी होती है। अगर बैंक के द्वारा आप लोन के द्वारा प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो बैंक ऑलरेडी उसी रेशो में डिवाइड करके देता है, बट अगर आप सेल्फ फंडिंग से भी ले रहे हैं तो डिवाइड करके दे सकते हैं आप दोस्तों, वो ज़्यादा बेटर होता है, सो दैट कि हर सेलर को पैसा अपने जो स्टेक है उतना मिल गया है दोस्तों। ऐसा इसलिए किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपका सेलर एनआरआई है, तो दोस्तों ऐसे में अगर आपका सेलर एनआरआई है तो कोई छूट नहीं है, चाहे आपकी रजिस्ट्री 50 लाख के अंदर हो चाहे 50 लाख से ऊपर हो। ऐसे में आपको टीडीएस काटना होता है दोस्तों, और टीडीएस की जो वैल्यू है ऐसे में वो ज़्यादा है दोस्तों। वो क्या है, जो अभी नया टैक्स रिजीम है तो उसमें 12.5% प्लस सेस होता है दोस्तों। तो वो चीज़ आप एक बार समझ लें अपने सेलर के साथ कि कितना आपका टीडीएस बन रहा है, जितने की भी आपकी डील है। कई बार ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि कई सारे एनआरआई जो सेलर्स हैं, वो अपना रेजिडेंस जो है वो बताते हैं आपको कि इंडियन है, स्टेटस जो है, बट वो होते एनआरआई हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, जहाँ पे आप डील कर रहे हैं, जिस भी ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं या जिस भी चैनल पार्टनर के थ्रू कर रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप अपने तरीके से एक बार समझ लीजिए कि सेलर का जो स्टेटस है वो एनआरआई तो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे में आपने मान लीजिए इंडियन रेजिडेंस के हिसाब से टीडीएस काट दिया दोस्तों, तो इनकम टैक्स का जो नोटिस है वो आपको आएगा, क्योंकि बेसिकली जो टीडीएस की लायबिलिटी है वो बायर की होती है, कि बायर को डिडक्ट करना होता है सेलर का टीडीएस। और ऐसे में मान लीजिए अगर आपका सेलर जो है वो चला गया दूसरी कंट्री में, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों जहाँ पर भी एनआरआई सेलर है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, या जो भी आपका अगर इंडिया में भी है सेलर आपका और 50 लाख से ऊपर की डील है, तो अपना आप 10 जो है वो ज़रूर अप्लाई कर दें, जब आपका एग्रीमेंट टू सेल होता है तभी कर दें, सो दैट 10 आने में दोस्तों टाइम लगता है, 10 से 15 दिन लगता है, क्योंकि टीडीएस आप जब भी काट पाएंगे जब आपका 10 आ जाएगा दोस्तों। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों। एग्रीमेंट टू सेल करते समय ही ये सब चीज़ें डिस्कस अगर आप कर लेंगे, तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही स्मूथ होगा दोस्तों। और साथियों जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें तो उस प्रॉपर्टी पे जो भी मान लीजिए टैक्स लाइबिलिटीज़ है, वो एक बार अपने सेलर से ज़रूर डिस्कस कर लें दोस्तों। कई केसेस में क्या होता है कि जो लाइबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, किसी का मीटर मान लीजिए कट गया बिजली का ड्यूज़ की वजह से, या किसी की प्रॉपर्टी के कुछ ड्यूज़ हैं, या और भी मान लीजिए जो आपके यूटिलिटीज़ के जो होते हैं बिल्स वगैरह, वो चीज़ भी दोस्तों एक बार आप डिस्कस कर लीजिए, सो दैट जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी उस दिन तक वो सारी चीज़ें पेड होनी चाहिए दोस्तों। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें। और साथियों जब भी कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं तो शुरुआत होती है आपकी टोकन अमाउंट से। टोकन अमाउंट दोस्तों क्या होता है कि सपोज एक प्रॉपर्टी आपने पसंद कर ली जो भी आपको समझ में आ रही है, और आपके बीच में मान लीजिए अगर कोई ब्रोकर है या मान लीजिए आप डायरेक्ट भी किसी से परचेज कर रहे हैं, तो टोकन बेसिकली क्या होता है, सपोज ईएमडी होता है, जैसे आप कोई टेंडर भरते हैं या आपको पता होगा गवर्नमेंट की स्कीम निकलती है तो ईएमडी वगैरह भरा जाता है। तो एक तरीके का इंटरेस्ट होता है दोस्तों, कि आपका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, तो आपने कोई भी टोकन अमाउंट दे दिया, मान लीजिए 11,000, 51,000, 21,000, वो दोस्तों टोकन अमाउंट होता है। इसके बाद जब दोस्तों आपका एग्रीमेंट टू सेल साइन होता है, तो उस वक्त आपको एडवांस देना होता है अपने सेलर को दोस्तों। तो एडवांस का जो बेसिकली जो वैल्यू है दोस्तों, जर्नली 10% चलता है, बट ये डिपेंड करता है टोटली सेलर और बायर दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। कई जगह ऐसा भी होता है, सेलर आपको कहेगा कि जी आप 1 लाख रुपए दे दो, एग्रीमेंट करवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कई जगह दोस्तों ऐसा भी होता है कि आपको बोला जाएगा कि 10% आपको मिनिमम पे करना है या 20% पे करना है दोस्तों। तो ये बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से है दोस्तों, डिपेंड करता है कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो इस चीज़ को भी आप पहले डिस्कस कर लें कि एग्रीमेंट टू सेल के समय कितना एडवांस आपको देना है दोस्तों। अब साथियों हम बात करते हैं कि कितने तरह के प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन्स होते हैं दोस्तों। एक तो दोस्तों होता है रीसेल। रीसेल मतलब कोई प्रॉपर्टी है जिसकी ऑलरेडी रजिस्ट्री हो चुकी है, कोई व्यक्ति उसमें रह रहा है और वो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं दोस्तों, जो कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होती है। दूसरी होती है दोस्तों जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है।
अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है दोस्तों। मैं यहाँ आपको थंबनेल में दिख भी रहा होगा और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, सो दैट आप उसको देखकर पूरे ट्रांजैक्शन को समझ पाएँ दोस्तों। तीसरा दोस्तों, हो सकता है कि आप कोई प्लॉट परचेज कर रहे हो, तो प्लॉट का भी एक ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों। प्लॉट के लिए भी हमने एक आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के दिया हुआ है, जिसका लिंक आपको अगेन राइट में मिल जाएगा दोस्तों। तीसरा एक ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों कि एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट दोस्तों क्या होता है कि कोई प्रॉपर्टी है जो कि बिल्डर द्वारा किसी ने परचेज की है, मगर उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई है दोस्तों अभी तक। ऐसी ट्रांजैक्शन को एंडोर्समेंट कहा जाता है। एंडोर्समेंट में क्या होता है दोस्तों कि जो प्रॉपर्टी जिसने खरीदी थी, जो अलॉटी है, वो अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर देता है बिल्डर ऑफिस में जाकर, और फर्दर जो फिर आगे जो प्रोसेस है वो बिल्डर आपके साथ कंटिन्यू करता है, जो भी है उसका पोजीशन का या रजिस्ट्री का है दोस्तों, तो वो होता है आपका एंडोर्समेंट दोस्तों। और दोस्तों, जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी ऐसी परचेज कर रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, तो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो भी प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो प्रोजेक्ट कितने बैंकों से अप्रूव्ड है, इस चीज़ को जरूर देखें दोस्तों। अगर आप स्टेट बैंक की बात करें दोस्तों, तो स्टेट बैंक के जितने भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं दिल्ली एनसीआर में, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आप वहां जाकर गो थ्रू कर सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली एनसीआर में जो अप्रूव्ड है दोस्तों। और स्टेट बैंक दोस्तों प्रोजेक्ट जो अप्रूव करता है, वो काफ़ी मतलब आप मान के चलिए कि बहुत कम ही करता है, क्योंकि उसका जो ड्यू डिलिजेंस है वो काफ़ी बेहतर होता है। क्योंकि जनरली जो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जो प्रॉपर्टीज़ है दोस्तों, वो डेफर्ड पेमेंट्स पे हैं। अथॉरिटी के जो पेमेंट है वो बेसिकली क्या है, डेफर्ड पेमेंट है कि कुछ कुछ दिनों बाद थोड़ा थोड़ा पैसा देना होता है इंस्टॉलमेंट्स में। तो जहाँ पर बिल्डर क्या करते हैं, डिफॉल्ट कर जाते हैं दोस्तों, तो स्टेट बैंक ऐसे प्रोजेक्ट को नहीं फाइनेंस करता है दोस्तों, जो बिल्डर की जो स्ट्रेंथ है अगर थोड़ी कम होती है दोस्तों, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, आपको इसमें बेनिफिट होता है दोस्तों। अगर दोस्तों इनमें से किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं और आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। हम आपको पूरी क्लैरिटी देंगे। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि देसी लोन एडवाइजर के नाम से है दोस्तों, जहां हम देते हैं आपको होम लोन से रिलेटेड सारी जानकारी और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी जानकारी दोस्तों। और साथियों, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अपना होम लोन कराते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा दोस्तों, तो उसके लिए मैं यहाँ थंबनेल में आपको जो दिख रहा है दोस्तों, इसका लिंक वीडियो का मैं दे दूंगा, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर बताए हुए हैं दोस्तों, आपको किस प्रकार आपका होम लोन प्रोसेस होता है और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी जरूरी है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, हमने बनाया हुआ है होम लोन डिसबर्समेंट पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों, उसका लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिसबर्समेंट में होती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, सो दैट कि इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है, इससे आप अपडेटेड रहें दोस्तों। और हमारे चैनल को दोस्तों अपने ग्रुप्स में, जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं आपके नियर एंड डियर्स के, फ्रेंड्स के, सोसाइटी के, उसमें जरूर शेयर करें दोस्तों, उनसे सब्सक्राइब करवा के रखें दोस्तों, सो दैट उनका भी दोस्तों जो है बेनिफिट हो पाए। क्योंकि हमारे चैनल पे इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो है दोस्तों जो आपके लिए यूजफुल है, एक नए होम लोन बायर के लिए यूजफुल है, या अगर आप अपना होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कराना चाहते हैं उनके लिए यूजफुल है, अगर आपको टॉपअप लोन की रिक्वायरमेंट है उनके लिए यूजफुल है दोस्त। और साथ ही मित्रों, जिन भी कस्टमर्स को ये जानना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन कराने में क्या क्या चार्जेस हैं, क्या फीस है दोस्तों, तो उसका मैं आपको थंबनेल में इधर लगा दे रहा हूँ दोस्तों। और साथ ही इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप बताई है दोस्तों। और साथियों, अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपना होम लोन अप्लाई करना है, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए रीसेल में कर रहे हैं या टाई अप प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, तो दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको होम लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कराना है और चेकलिस्ट अगर आपको चाहिए, तो चेकलिस्ट भी दोस्तों मैंने सॉफ्ट कॉपी में लिंक दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर गो थ्रू कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है दोस्तों। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है होम लोन से रिलेटेड दोस्तों, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी साथियों। और साथियों, ये था एक डिटेल वीडियो कि किस प्रकार आप कोई प्रॉपर्टी अगर परचेज करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको जाननी अनिवार्य है दोस्तों, वो सारी ही चीज़ें हमने इसमें कवर की है। अगर कोई चीज़ दोस्तों रह गई हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, हम उसको अपने अगले वीडियो में ऐड करेंगे दोस्तों, सो दैट आप तक वो भी जानकारी हम दे पाएँ दोस्तों। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।